हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द न्यू लेक्चर। तो बच्चों, आज हम लोग जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है सीक्वेंसेस। सीक्वेंसेस के बारे में मैं हर एक छोटी से लेकर बड़ी चीज़ को आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। सो चलिए जल्दी से लेक्चर को शुरू करते हैं। सो सबसे पहले मेरे पास आ जाता है द डेफिनेशन ऑफ सीक्वेंस। सीक्वेंस होता क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, सबसे पहले आप वो जान लो। सो सीक्वेंस की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग है, इफ़ एन इज़ अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एंड एक्स एनी अदर सेट, देन अ फंक्शन फ्रॉम नेचुरल नंबर टू दैट सेट एक्स इज कॉल्ड अ सीक्वेंस। मतलब मैं सीधे सीधे आपको कहूँ कि फंक्शन फ्रॉम नेचुरल नंबर टू एक्स जो होता है उसी को हम सीक्वेंस बोलते हैं। अब इस डेफिनेशन को देख के आप लोग कंफ्यूज मत हो जाना कि सीक्वेंस होता क्या है। जब धीरे धीरे मैं आपको जब वीडियो में समझाऊंगा तो आपको खुद ही क्लियर हो जाएगा कि सीक्वेंस होता क्या है। अब नेक्स्ट मेरे पास आ जाता है, कोई फंक्शन है जो कि नेचुरल नंबर से रियल नंबर पे डिफाइन हो रहा है, तब हम उस सेट को बोलेंगे सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स। और इस फंक्शन को, जो ये फंक्शन होता है, इस फंक्शन को हम ए एन, एक्स एन, अल्फ़ा एन, बीटा एन, इससे हम डिनोट कर सकते हैं। बट हम इसको डायरेक्ट हम ऐसे डिनोट नहीं करते हैं। अगर ये सीक्वेंस है तो सीक्वेंस को हम इन ब्रैकेट्स के अंदर डिनोट करते हैं। या तो आप ये वाली ब्रैकेट लगा लो, या तो आप ओपन ब्रैकेट लगा लो, या आप इनक्वालिटी वाली ये वाली ब्रैकेट लगा लो यहाँ पर। और जो ये एन है, ये एन किसको बिलोंग कर रहा है, ये नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है। सो अब मैं आपको एग्जाम्पल करवाऊंगा तो आपको एग्जाम्पल से ही क्लियर हो जाएगा कि सीक्वेंसेस होते क्या हैं। सो यहाँ पर मेरे पास फर्स्ट एग्जाम्पल है, कोई सीक्वेंस ए एन है जो कि इज इक्वल टू एन है। अब यहाँ पर एन का मतलब क्या होता है, एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर होता है। सो ये सीक्वेंस कैसे बन जाएगी, नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ये होते हैं ना। सो यहाँ पर मैंने वही सीक्वेंस लिख दिया है, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। अब मैं बात करता हूँ कि अगर इस सीक्वेंस का फर्स्ट एलिमेंट क्या होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर ए एन इज इक्वल टू एन है ना, अगर मैं इस सीक्वेंस का फर्स्ट एलिमेंट पूछूं आपसे कि वो क्या होगा, तो वो आप क्लियर बोल दोगे कि 1 होगा। कैसे आपने पता किया, एन की जगह आपने 1 पुट किया। ठीक है, एन की जगह आपने 1 पुट किया। ए वन क्या किसको डिनोट कर रहा है, इसके फर्स्ट एलिमेंट को डिनोट कर रहा है इस सीक्वेंस के। तो यहाँ पर आपने एन की जगह 1 भरा और आपके पास 1 आ गया। अगर मैं ऐसे आपसे पूछूं कि इस सीक्वेंस की, ये जो मैंने सीक्वेंस आपको बताया, इसकी 1000 जो टर्म है वो कौन सी है, तो आप क्या करोगे, एन की जगह 1000 भरोगे, यहाँ पर भी 1000 भरोगे, तो आपके पास जो 1000 वाली जो टर्म आएगी वो भी 1000 ही आएगी। ठीक है, सो अब आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि सीक्वेंस होता क्या है। सीक्वेंस आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि ये एक फॉर्मूला होता है कि जिससे कि आप सीक्वेंस की सारी टर्म्स को डिटरमाइन कर सकते हो। आप किसी भी सीक्वेंस के किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट को भी आप डिटरमाइन कर सकते हो। अब नेक्स्ट एग्जांपल मैंने लिया हुआ है, कोई सीक्वेंस ए एन है जो कि है 1/n के इक्वल। इसमें भी सेम ही होगा कि n क्या है, n नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है। सो हम n की जगह 1 2 3 4 यही वैल्यूज भरते जाएंगे। सो यहाँ पर मैंने n की जगह पहले 1 भरा तो वो 1 नहीं आएगा, सेकंड 2 भरूंगा 1/2 हो जाएगा, नेक्स्ट 3 भरूंगा तो 1/3 आ जाएगा, 1/4 1/5 एंड सो ऑन, ये 1/n एंड सो ऑन, ये आगे तक चलता रहेगा। सो इसमें भी अब सेम बात कि अगर आपने बीच का कोई अगर एक एलिमेंट निकालना होगा तो आप वो कैसे निकालोगे, कोई पर्टिकुलर एलिमेंट। तो आप क्या करोगे, फॉर एग्जांपल मैं अगर बोलता हूँ कि 50 नंबर वो कौन सा एलिमेंट है, तो हम कैसे करेंगे, एन की जगह 50 भरेंगे, यहाँ पर A50 बन जाएगा जो कि डिनोट कर रहा है उस सीक्वेंस की 50, जो 50 नंबर पर जो टर्म है उसको डिनोट कर रहा है। सो यहाँ पर भी आप एन की जगह 50 भरोगे तो वो क्या आ जाएगा, 1/50। ठीक है, तो बस सीक्वेंस के बारे में आप ऐसे ही जान भी सकते हो और सीक्वेंस को आप ऐसे ही बना भी सकते हो, और आप किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट को आसानी से निकाल सकते हो। थर्ड एग्जांपल मैंने लिया हुआ है कि कोई सीक्वेंस ए एन है इज इक्वल टू -1 रेज टू पावर n है, और यहाँ पर n फिर से नेचुरल नंबर को बिलोंग करेगा, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोल दिया था कि सीक्वेंस होता क्या है, अ फंक्शन फ्रॉम नेचुरल नंबर टू x। ठीक है, तो यहाँ पर n जो होगा वो हमेशा नेचुरल नंबर को ही बिलोंग करेगा। सो यहाँ पर अभी n की जगह मैं क्या भरूंगा, वैल्यूज भरता जाऊंगा नेचुरल नंबर की, जो कि होंगी 1 2 3 4 एंड सो ऑन ये होंगी। सो यहाँ पर अगर मैं 1 भरता हूँ, ओड है तो ओड की बारी में अगर किसी माइनस टर्म की पावर अगर ओड होती है तो वो माइनस में रहती है। ठीक है, ये आपको पता है। सो यहाँ पर 1 की बारी में आ जाएगा -1 एंड नेक्स्ट 2 भरूंगा तो वो ऊपर इवन आ गई पावर, तो ये नीचे वाली टर्म भी पॉजिटिव हो जाएगी, दैट इज +1। नेक्स्ट में 3 फिर से ओड, फिर से -1 बन जाएगा, 4 फिर से इवन बन जाएगा ऊपर, तो फिर से ये पॉजिटिव में चली जाएगी। ऐसे ही क्या हो जाएगा, ये -1 1 -1 1 -1 1 एंड ये सो ऑन, ये चलती रहेगी। तो इस तरह के सीक्वेंस को हम ऑस्किलेटरी सीक्वेंस भी कहते हैं, क्योंकि देखो ये सीक्वेंस कैसा है कि पहले -1 पे था, फिर 1 पे गया, फिर से -1 पे आया, फिर से 1 पे गया, -1 1 एंड ये सो ऑन ऐसे ही चल रहा है। तो इस तरह के सीक्वेंस को हम ऑस्किलेटरी सीक्वेंस कहते हैं। ये मैं आपको आगे बताऊंगा, जब मैं अलग से ऑस्किलेटरी सीक्वेंस के बारे में डिस्कस करूंगा तो मैं वहाँ पर भी आपको बताऊंगा, बट यहाँ पर आपको बेसिक सा जो एग्जाम्पल है उसका वो आपको पता चल चुका होगा। सो अब यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है कि अगर मैं इस सीक्वेंस की रेंज के बारे में बात करूँ तो इस सीक्वेंस की रेंज क्या होगी। देखो जो रेंज होती है वो क्या होती है कि यहाँ पर इस सेट में मिनिमम कहाँ तक जा रहा है, ये -1 तक जा रहा है, मैक्सिमम कहाँ तक जा रहा है 1 तक। तो इसकी रेंज जो होगी इस सीक्वेंस की वो क्या हो जाएगी, -1 to 1। तो आप ऐसे ही किसी भी सीक्वेंस की रेंज को भी डिटरमाइन कर सकते हो। अब नेक्स्ट एग्जांपल मैं लेने वाला हूँ कांस्टेंट सीक्वेंस का, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
कांस्टेंट सीक्वेंस होता क्या है, देखो कोई सीक्वेंस है an दैट इज इक्वल टू c फॉर ऑल n बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर। ये जो सीक्वेंस है वो किसी एक कांस्टेंट c के इक्वल है, और यहाँ पर n जो है वो नेचुरल नंबर को बिलोंग करेगा। ये तो हर एक सीक्वेंस में होगा ही होगा। सो यहाँ पर आपके पास जो सीक्वेंस बनेगा वो कैसे बनेगा, c c c c c, बिकॉज आपने n की जगह क्या भरना है, नेचुरल नंबर भरने हैं। तो क्या आ जाएगा 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ऐसे चलता रहेगा ना। अब मैं बोलूँ अगर फर्स्ट एलिमेंट क्या होगा, तो आप n की जगह 1 भरोगे, a1 इज इक्वल टू c आ जाएगा। आप n की जगह 2 भरोगे तो a2 इज इक्वल टू c आ जाएगा। आप n की जगह 3 भरोगे तो a3 इज इक्वल टू c आ जाएगा। यानी कि फर्स्ट सेकंड थर्ड एलिमेंट इज इक्वल टू c आ रहा है। ऐसे ही आप 4 5 6 7 और सो ऑन भरते जाओगे ना, तो वो भी आपके पास c के इक्वल ही आएगा। तो मतलब पूरा का पूरा सीक्वेंस जो है वो c c c ऐसे सो ऑन चलता रहेगा। तो इस तरह के सीक्वेंस को हम कांस्टेंट सीक्वेंस कहेंगे। और इस सीक्वेंस की अगर मैं रेंज की बात करूं तो वो रेंज क्या होगी, देखो यहाँ पर टोटल एक ही टर्म आ रही है, मतलब एक ही एलिमेंट आ रहा है, वो है c, मतलब वो कांस्टेंट ही आ रहा है। तो इसकी जो रेंज होगी वो c ही हो जाएगी। तो अब आप लोग सीक्वेंसेस के बारे में कुछ समझ रहे होंगे। अब इन सीक्वेंसेस से रिलेटेड ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नोट्स हैं। वैसे तो वो बहुत ज़्यादा ईजी हैं, लेकिन फिर भी उनके बारे में आपको पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो वो इंपॉर्टेंट नोट्स हैं। सो मेरे पास फर्स्ट नोट आ जाता है द mth एंड nth टर्म्स am एंड an। ठीक है, यहाँ पर am अलग है और an अलग है। फॉर m इज नॉट इक्वल टू n, m और n जो वो एक दूसरे के इक्वल नहीं है। आर ट्रीटेड एज डिस्टिंक्ट इवन इफ am इज इक्वल टू an। अब इस लाइन का मीनिंग क्या हो जाता है कि हम am और an जो दो टर्म्स हैं ना, हम इन दोनों को अलग अलग ही ट्रीट करेंगे, मतलब ये दोनों डिस्टिंक्ट होंगी। इवन कि वो अगर उन दोनों की जो वैल्यू है ना वो अगर इक्वल आ रही है, फिर भी हम उनको अलग अलग ही ट्रीट करेंगे। फॉर एग्जांपल मैंने आपको लास्ट अभी एग्जांपल करवाया था -1 1 -1 एंड 1 एंड ए सोन जो थी वो चलती जा रही थी। मतलब -1 फर्स्ट एलिमेंट था एंड थर्ड एलिमेंट भी -1 आ रहा था। है तो दोनों सेम ही ना, बट हम इन दोनों को अलग अलग ट्रीट करेंगे। एक फर्स्ट नंबर पर आ रहा है, एक थर्ड नंबर पे आ रहा था। ठीक है, हम उन दोनों को हम अलग अलग ही ट्रीट कर रहे थे। तो इस नोट का कहने का मतलब भी यहाँ पर यही है, दैट इज द टर्म्स occurring at different positions are treated as distinct terms even if they have the same value। अब इस बात का कहने का मतलब वही है जो मैंने अभी आपको बताया कि कोई दो टर्म्स हैं जो कि सेम आ रही हैं, लेकिन फिर भी उनकी पोजीशन जो है वो अलग अलग है, तो हम उन दोनों को अलग अलग ही ट्रीट करेंगे। सो इन अ सीक्वेंस an द ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स कैन नॉट बी चेंज्ड। मतलब जो पहले आएगा उसको हम पहले ही लिखेंगे और जो बाद में आएगा उसको हम बाद में ही लिखेंगे, चाहे उन दोनों की वैल्यू जो वो सेम ही क्यों ना हो, हम उन दोनों को डिस्टिंक्ट ही ट्रीट करेंगे। इस बात का आप ध्यान रखना। अब सेकंड नोट है मेरे पास, द नंबर ऑफ टर्म्स इन अ सीक्वेंस इज ऑलवेज इनफाइनाइट वेयर एज द रेंज ऑफ ए सीक्वेंस में हैव ए फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अब इस बात का मतलब क्या है कि जो अभी मैंने आपको एग्जांपल बताए थे ना सीक्वेंसेस के, उनमें क्या था कि वो बार बार मतलब जैसे 1 -1 1 -1 ऐसे सोन चलता जा रहा था, तो वो क्या था, इनफाइनाइट था। और जबकि उसकी जो मैंने आपको रेंज बताई थी ना वो क्या आ रही थी, -1 एंड 1, मतलब रेंज तो फाइनाइट थी बट जो सीक्वेंस था ना वो इनफाइनाइट था। तो यहाँ पर इस बात का कहने का मतलब यही है कि किसी सीक्वेंस में इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स आ रही हैं, लेकिन फिर भी जो उसकी रेंज है वो फाइनाइट हो सकती है। सो नेक्स्ट आ जाता है मेरे पास इक्वल सीक्वेंसेस। कोई भी दो सीक्वेंसेस हैं उनको हम इक्वल कब बोलेंगे, देखो जो टू सीक्वेंसेस an एंड bn आर सेड टू बी इक्वल इफ an इज इक्वल टू bn फॉर एवरी n। इस बात का कहने का मतलब क्या है कि कोई भी दो सीक्वेंसेस जो हैं वो इक्वल तभी होंगी कि उसका हर एक n के लिए उन दोनों की जो वैल्यू आ रही है वो सेम आ रही है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर दो सीक्वेंसेज हैं an एंड bn, मतलब अगर मैं an में n की वैल्यू को 1 भरता हूँ ना, जो मतलब फर्स्ट नंबर पे अगर मेरे पास जो यहाँ पर वैल्यू आ रही है ना, वही bn पर 1 भरने पर जो वैल्यू आएगी वो दोनों सेम होनी चाहिए। ऐसी अगर 2 भरने पर भी वो दोनों सेम आ रही हैं, 3 भरने पर भी, 4 भरने पर भी, 5 भरने पर भी एंड सो ऑन, हर एक n के लिए उनकी वैल्यू जो वो सेम आ रही है, तभी हम उस सीक्वेंस को इक्वल सीक्वेंस कहेंगे। नाउ इफ द रेंजेस ऑफ टू सीक्वेंसेज आर इक्वल इवन देन द सीक्वेंसेज मे नॉट बी इक्वल। अब इसका मतलब है कि किन्हीं दो सीक्वेंसेस की अगर रेंज जो है वो इक्वल आ रही है ना, तो वो ज़रूरी नहीं है कि वो जो सीक्वेंस है वो भी इक्वल हो। ठीक है, अब मैं ये आपको एग्जांपल से समझाता हूँ इस बात को। देखो मैंने यहाँ पर एग्जांपल लिया हुआ है, दो मैंने यहाँ पर सीक्वेंसेस कंसीडर किए हुए हैं, an एंड bn। an को मैंने -1 रेज़ पावर n चूज़ किया हुआ है और bn को मैंने -1 रेज़ पावर n+1 चूज़ किया हुआ है। अब जब मैं यहाँ पर n की वैल्यू को भरता जाऊँगा ना, तो मेरे पास कुछ सीक्वेंस इस तरह से बनेगा। an जो वो कैसे बनेगा, जब मैं यहाँ पे 1 भरूँगा, ओड पावर है नेगेटिव में आ जाएगी। नेक्स्ट जो होगी 2 जो कि इवन बन जाएगी, तो ये पॉजिटिव में बन जाएगा। 3 फिर से ओड, ये नेगेटिव में। 4 फिर से इवन, तो यहाँ पर पॉजिटिव में चला जाएगा। सो ये सो ऑन ऐसे ही चलती रहेगी, -1 +1 -1 +1 ये चलती रहेगी।
अब बी एन में भी ऐसे ही होगा कि यहाँ पर जब हम एन की वैल्यू को भरेंगे 1 से शुरू करेंगे, 1 + 1 2 बन जाएगा जो कि इवन हो जाएगा, तो फर्स्ट एलिमेंट क्या हो जाएगा पॉजिटिव। नेक्स्ट आ जाएगा 2 + 1, 2 + 1 यानी कि 3 जो कि ओड बन जाएगा, तो यहाँ पर -1 आ जाएगा। आगे जब हम 3 भरेंगे तो 3 + 1 फिर से इवन बन जाएगा और इवन के बारे में पॉजिटिव। नेक्स्ट नेगेटिव आ जाएगा, फिर से पॉजिटिव, फिर से नेगेटिव, ये सो ऑन ऐसे ही चलता रहेगा। अब यहाँ पर अगर मैं इन दोनों की रेंजेस की बात करूँ ना, तो आपको यहाँ पर क्लियर दिख रहा है कि ये -1 से 1 के बीच में ही रह रही है, तो मतलब इसकी रेंज भी यही होगी। देखो -1 1, फिर से -1, फिर से 1, एंड यहाँ पर भी वही तो है 1 -1 एंड फिर से 1, फिर से -1। मतलब इन दोनों की जो रेंजेस है वो इक्वल है -1 एंड 1। बट फिर भी ये दोनों जो सीक्वेंस है ये दोनों इक्वल नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बोला था हर एक एन के लिए जो उनकी जो वैल्यू है वो सेम आनी चाहिए। तो यहाँ पर अगर मैं 1 के लिए बात करूँ ना, एन की वैल्यू अगर मैं 1 रखता हूँ, तो यानी कि A1 की बात कर रहा हूँ मैं, A1 और B1 की बात कर रहा हूँ। सो यहाँ पर A1 क्या आ रहा है मेरे पास -1 आ रहा है, जबकि B1 क्या आ रहा है 1, जो कि एक दूसरे के इक्वल नहीं है। ऐसे ही अगर मैं एन की वैल्यू को 2 भरता हूँ तो A2 मेरे पास क्या आ रहा है +1, और यहाँ पर जब मैं 2 भरूंगा तो मेरे पास क्या वैल्यू आ रही है -1, यानी कि A2 और B2 जो है वो भी इक्वल नहीं है। ऐसे ही आप आगे A3 B3 और A4 B4 एंड सो ऑन आप करते रहोगे ना, तो वो भी इक्वल नहीं आएंगे। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर 2 सीक्वेंसेस आर नॉट इक्वल। ठीक है, अब आप इक्वल सीक्वेंसेस के बारे में भी समझ चुके होंगे। रेंजेस चाहे सेम हो सकती हैं, लेकिन सीक्वेंस सेम हो ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हर एक एन के लिए उनकी जो वैल्यू है वो सेम आनी ही आनी चाहिए। अब नेक्स्ट कंसेप्ट आ जाता है मेरे पास बॉन्डेड एंड अनबाउंडेड सीक्वेंसेस। ये जो बॉन्डेड एंड अनबाउंडेड सीक्वेंस है ये सेम जो मैंने आपको बॉन्डेड एंड अनबाउंडेड सेट्स करवाए थे उन्हीं की तरह है, डेफिनेशन भी लगभग सेम ही होती है। तो बॉन्डेड एंड अनबाउंडेड सेट में मैंने आपको क्या बोला था कि कोई भी सेट बॉन्डेड सेट तभी बोला जाएगा जब वो बॉन्डेड एबव भी होगा और बॉन्डेड बिलो भी होगा। और उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि बॉन्डेड एबव क्या होता है और बॉन्डेड बिलो क्या होता है। बस वही सेम कंसेप्ट यहाँ पर भी है कि कोई सीक्वेंस तभी बॉन्डेड सीक्वेंस बोला जाएगा जब वो बॉन्डेड एबव भी होगा और बॉन्डेड बिलो भी होगा। तो अभी मैं आपको डेफिनेशन करवाऊंगा ना जब बॉन्डेड एबव और बॉन्डेड बिलो की, तो आपको बॉन्डेड सीक्वेंस एंड बॉन्डेड सेट दोनों के बारे में जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ बॉन्डेड एबव के बारे में। देखो, जो मैंने आपको बॉन्डेड एबव की डेफिनेशन बॉन्डेड सेट में करवाई थी वही सेम डेफिनेशन यहाँ पर भी फॉलो हो रही है। बॉन्डेड एबव सीक्वेंस क्या होगा, और सीक्वेंस xn इज सेड टू बी बॉन्डेड एबव इफ देयर एग्जिस्ट m belonging to real numbers such that xn is less than or equal to m for all n belonging to natural number। मतलब कोई भी सीक्वेंस बॉन्डेड एबव तभी बोला जाएगा जब वहाँ पर कोई ऐसा रियल नंबर एग्जिस्ट कर जाए कि जो सीक्वेंस है वो उस रियल नंबर से या तो छोटा हो या तो उसके इक्वल हो। यही बात मैंने आपको बॉन्डेड सेट के बारे में जब मैंने आपको बताया था बॉन्डेड एबव सेट क्या होता है, उसमें मैंने आपको यही बात बताई थी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सीक्वेंस जो होगा उस रियल नंबर जो कि एग्जिस्ट कर रहा है उससे हमेशा छोटा होगा या उसके इक्वल होगा। For all n belonging to natural number, then m is called an upper bound of the sequence। मतलब जो m होगा वो इसके लिए अपर बाउंड का काम कर रहा होगा इस सीक्वेंस के लिए। ऐसी ही अब बॉन्डेड विलो की भी डेफिनेशन है। कोई भी सीक्वेंस बॉन्डेड विलो कब होगा, और सीक्वेंस an is said to be bonded below if there exist small m belonging to r। मतलब कोई भी ऐसा रियल नंबर एग्जिस्ट कर रहा है वहाँ पे सच दैट रियल नंबर इज लेस देन और इक्वल टू an। मतलब जो सीक्वेंस है ना वो उस रियल नंबर से बड़ी या तो उसके इक्वल आ रही है फॉर ऑल n बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर। बॉन्डेड एबव एंड बॉन्डेड बिलो की डेफिनेशन लगभग सेम ही है, बस एक दूसरे के ये दोनों उल्टे ही हैं। मतलब पहले में क्या था बॉन्डेड एबव में कि वो सीक्वेंस जो था वो उस रियल नंबर से छोटा या उसके इक्वल होना चाहिए था, और बॉन्डेड बिलो में क्या है कि वो सीक्वेंस उस रियल नंबर से बड़ा होना चाहिए या तो उसके इक्वल होना चाहिए। देन स्मॉल m इज कॉल्ड दी लोअर बॉन्ड ऑफ an। मतलब उस सीक्वेंस के लिए ये जो है ये लोअर बॉन्ड का काम करेगा। और ये लोअर बॉन्ड, अपर बॉन्ड, बॉन्डेड एबव, बॉन्डेड बिलो के बारे में अगर आप और भी डिटेल में जानना चाहते हो ना, तो ये मैंने आपको बॉन्डेड सेट्स में बहुत अच्छी तरह से बताया था। आप उस वीडियो को देख के भी आप वहाँ पर इनको अच्छी तरह से समझ सकते हो। सेम कंसेप्ट वहाँ पर जो मैंने आपको बताया था वही यहाँ पे फॉलो हो रहा है। तो अब बॉन्डेड सीक्वेंस क्या होता है, कोई भी सीक्वेंस बॉन्डेड सीक्वेंस तभी बोला जाएगा जब वो बॉन्डेड एबव भी हो और बॉन्डेड बिलो भी हो, ठीक है। और सीक्वेंस an इज सेड टू बी बॉन्डेड इफ इट इज बॉन्डेड एबव एज वेल एज बॉन्डेड बिलो, दैट इज इफ देयर एग्जिस्ट स्मॉल m एंड कैपिटल M बिलोंग्स टू रियल नंबर सच दैट। ये वही m और कैपिटल M हैं जो मैंने अभी आपको बताए थे कि कुछ इस तरह से वहाँ पर ये दोनों रियल नंबर एग्जिस्ट कर रहे होंगे कि जो सीक्वेंस है ना वो इनके बीच में लाई करे, ठीक है। मतलब बॉन्डेड एबव एंड बॉन्डेड बिलो की मैंने जो आपको डेफिनेशन बताई, आप जब उन दोनों को कंबाइन करके लिख दोगे तो वही आपके पास बॉन्डेड सीक्वेंस बन जाएगा।
तो सबसे पहले बॉन्डेड विलो की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या था कि कोई ऐसा रियल नंबर एग्जिस्ट करना चाहिए जिससे कि सीक्वेंस जो है वो बड़ा हो या तो उसके इक्वल हो। और बॉन्डेड एबव के टाइम में क्या था कि कोई ऐसा रियल नंबर एग्जिस्ट करना चाहिए कि सीक्वेंस हमेशा उससे छोटा हो या तो उसके इक्वल हो। तो बस उन दोनों को मैंने कंबाइन करके लिख दिया है और मेरे पास ये बन जाएगी बॉन्डेड सीक्वेंस की डेफिनेशन फॉर ऑल एंड बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर। सो अब आप लोगों को पता चल चुका होगा कि बॉन्डेड सीक्वेंस क्या होते हैं। अब अनबाउंडेड सीक्वेंस क्या हो गए? और सीक्वेंस an इज सेड टू बी अनबाउंडेड इफ इट इज नॉट बाउंडेड। मतलब कोई भी ऐसा सीक्वेंस जो कि बॉन्डेड एबव नहीं है या बॉन्डेड बिलो नहीं है, या तो वो दोनों बॉन्डेड एबव और बॉन्डेड बिलो है ही नहीं, तो उस सीक्वेंस को हम क्या बोलेंगे? अनबाउंडेड सीक्वेंस। अब इनके अलावा सीक्वेंसेस में और भी बहुत कुछ आ गए, कन्वर्जेंट सीक्वेंसेस, डाइवर्जेंट सीक्वेंसेस, ऑस्किलेटरी सीक्वेंसेस एंड मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस कौन से होते हैं, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस कौन से होते हैं, वो सब कुछ मैंने आपको बताना है। बट आज के लेक्चर में बस इतना ही। उन सब के बारे में मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करने वाला हूँ। सो आई होप अब आपको ये तो पता चल ही चुका होगा कि सीक्वेंस होता क्या है, उसको हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। बॉन्डेड सीक्वेंस क्या होता है ये भी मैंने अभी आपको बता दिया, ये भी आपको 100% क्लियर हो गया होगा। सो बस आज के लेक्चर में बस इतना ही। अगर आपको ये लेक्चर समझ में आया हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।